फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये पोएम 1859 में लिखी गई थी और 1864 में इसे पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है सक्सेस, लैक एंड डिजायर, यानी कामयाबी, कमी और चाहत। इस पोएम में पोइट यही बताती है कि सक्सेस यानी कामयाबी का सही तरीके से एंजॉय करना ये सिर्फ वो ही जान सकते हैं, वो ही कर सकते हैं जो कभी अपनी लाइफ में फेल हुए होंगे यानी नाकामयाब रहे होंगे। वो ही कामयाबी को सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने पोएम में एक एग्जाम्पल भी दिया है। फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 को और उनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 में। उनकी पोएम्स में डेथ और इमॉर्टैलिटी के थीम्स यूज किए जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1775 पोएम्स लिखी हैं और ये सारी पोएम्स बहुत खास हैं इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उन पोएम्स का कोई टाइटल नहीं दिया। उनकी जो फर्स्ट लाइन है वही उनकी टाइटल की तरह यूज होती है। उनकी फेमस पोएम्स में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड, यानी कामयाबी सबसे मीठी उन्हें लगती है, सबसे ज्यादा अप्रिशिएट वो करते हैं जो कभी किसी काम में सफल नहीं हुए हैं। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर, फ्रेंड्स नेक्टर का मतलब होता है शहद या अमृत। तो यहाँ पोइट कहती हैं कि किसी शहद को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, उसे पाने के लिए रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, सबसे गहरी प्यास की जरूरत होती है। यानी किसी शहद को तभी एंजॉय किया जा सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसके बिना रहा न जाए। ठीक ऐसा ही कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए भी लागू होता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, यानी एक भी सिंगल सोल्जर, वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, एक भी सिंगल सोल्जर उस आर्मी से जो आज जंग जीत गए हैं और अपने साथ वो जीत का झंडा लेकर गए हैं, कैन टेल द डेफिनेशन, वो हमें मतलब बता सकते हैं सही तरीके से, सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, जीत का सही अर्थ। यानी जो भी सोल्जर्स आज जीते हैं इस जंग में, वो शायद हमें जीत का सही अर्थ कभी नहीं बता पाएंगे। एज ही डिफीटेड डाइंग, जैसा कि कोई मरता हुआ सैनिक किसी दूसरी आर्मी का, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, जिसके कानों पर, दुखी मरते हुए कानों पर, द डिस्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत की आवाज जो कि दूर से आती है, डिस्टेंट है, बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, वो भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। यानी किसी मरते हुए सैनिक के लिए जीत की आवाज इतनी साफ होती है कि वो बहुत दूर से उसे सुनाई देती है। वो जीत को सही तरीके से अप्रिशिएट कर पाता है, ना कि वो सैनिक जिन्होंने सीधे से जीत हासिल कर ली है और जिन्हें उसकी कोई खास कदर नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरी मीनिंग है। पोएट यही कहती हैं कि भले ही सक्सेस सभी को प्यारी होती है, लेकिन उसे सही तरीके से वो ही एंजॉय कर सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाकामयाबी झेली है। वही सक्सेस की सही कीमत को जान सकते हैं और उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, यानी क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, मैंने उसका इंतजार नहीं किया, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, तो वो ही मेरे लिए रुक गए, यानी मौत ही मुझे लेने आ गया। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स, यानी मैं उसके कैरेज में, उसकी बग्घी में चढ़ी जिसमें सिर्फ हम दोनों के लिए जगह थी, मेरे और मौत के लिए, एंड इमॉर्टैलिटी, और साथ ही इमॉर्टैलिटी के लिए। बस इतने ही लोग उस कैरेज में बैठ सकते थे। वी स्लोली ड्रव, ही न्यू नो हेस्ट, यानी हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि मौत को कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने छोड़ दिया था क्या, माई लेबर एंड माई लेजर टू, मेरा काम और मेरा आराम या मेरी सुविधाएं, मैंने इन्हें पीछे छोड़ दिया था। फॉर हिज सिविलिटी, डेथ के सिविलाइज नेचर के कारण, क्योंकि डेथ मुझे खुद लेने आया था, एक सिविलाइज नेचर है ये, इसलिए मैंने उसके लिए अपने सभी आराम को, अपने काम को पीछे छोड़ दिया था। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रीसेस इन द रिंग, यानी हम एक स्कूल के आगे से गुजरे जहां रीसेस में, ब्रेक में बच्चे एक सर्कल बनाकर खेल रहे थे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और हम एक कुछ खेतों से गुजरे जहां ग्रेन उग रहे थे।
और वो ऐसे लग रहे थे मानो हमें घूर रहे हों। गेजिंग का मतलब होता है घूरना। वी पास द सेटिंग सन, और हम सूरज के सामने से भी गुजरे जब वो डूब रहा था। इतनी चीजों के आगे से, उनके सामने से हम गुजरे। और रादर ही पास्ड अस, यहाँ ही सन के लिए यूज हुआ है, यानी पोएट कह रहे हैं कि हम सन के आगे से गुजरे थे, या हो सकता है सन ही हमारे आगे से गुजरा होगा। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, और जब सूरज ने ऐसा किया तो जो ओस बनने लगी वो ठंडी थी और यूं हिल रही थी मानो वो कांप रही हो। फॉर ओनली गॉसैमर माई गाउन, क्योंकि मैंने जो गाउन पहना था वो बहुत पतला था। माई टिपेट ओनली टूल, फ्रेंड्स टिपेट होता है एक तरह का स्कार्फ, तो पोइट कहती हैं कि जो मेरा स्कार्फ था वो बहुत हल्का था, यानी मुझे उन कपड़ों में भी ठंड लग रही थी। वी पॉज बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड, यानी हम एक घर के सामने रुके जो ऐसा लग रहा था मानो हो अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, कि वो घर जमीन में थोड़ा दबा हुआ है। फ्रेंड्स स्वेलिंग का मतलब होता है सूजा हुआ होना, तो वो घर देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो जमीन वहां पर सूज गई हो, वो कोई दफनाने की जगह थी। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, यानी उस घर की जो रूफ थी, जो छत थी, वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, फ्रेंड्स कॉर्निस का मतलब होता है सीलिंग, तो जो उसकी सीलिंग थी वो जमीन में धसी हुई थी। सिंस देन टिस सेंचुरीज, यानी उस दिन के बाद कई सेंचुरीज, कई सदियां बीत चुकी हैं। एंड येट फील शॉर्टर दैन द डे, मगर फिर भी ऐसा लगता है मानो एक ही दिन से भी कम समय हुआ है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वेयर टुवर्ड इटर्निटी, यानी उस दिन से जब मैंने ये जाना कि जो बग्घी के घोड़े हैं उनके सिर इटर्निटी की तरफ मुड़े हुए हैं। डेथ की ये जो बग्घी है ये मुझे इटर्निटी के रास्ते पर ले जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है। इस पोएम में जहां एक तरफ डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, वहीं लाइफ की जो डिफरेंट फेजेस हैं उन्हें भी डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही पोइट ये भी बताती है कि डेथ का रास्ता जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि एक अलग ही तरह की इटर्निटी है। तो फ्रेंड्स ये थी एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज